नमस्कार दोस्तों। डेट आज की 27 नवंबर 2025 है और स्वागत है आपका एटोयल डिस्कशन में। आज देखो 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आर्टिकल आज डिस्कस करेंगे यूक्रेन पीस प्लान से संबंधित। सी राजा मोहन का आर्टिकल है इंडियन एक्सप्रेस से, यूक्रेन पीस प्लान से रिलेटेड। और दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे, देखो कल संविधान दिवस था 26 नवंबर, तो इस मौके पे आर्टिकल आया। अक्सर देखो इंडिया के संविधान के ऊपर ना एक टैग लगता है कि हमने वेस्टर्न कंट्रीज के संविधान को कॉपी पेस्ट कर लिया, हमारा जो संविधान है वो यूनिक नहीं है। लेकिन ना इस दूसरे आर्टिकल में राइटर प्रूव करते हैं पॉइंट्स के साथ में कि इंडिया का जो संविधान है ना वो वेस्टर्न कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन से अलग है। हमारी सिचुएशन के हिसाब से हमने हमारा संविधान बनाया था, ये प्रूव करते हैं राइटर। फिर तीसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे, एक ना क्रिश्चियन आर्मी ऑफिसर थे लेफ्टिनेंट कमलेसन, उन्होंने ना मना कर दिया था। उन्होंने बोला कि आर्मी के जो सर्वधर्म स्थल होते हैं ना, एक ही छत के नीचे मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद सब, मैं उस सर्वधर्म स्थल में नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं क्रिश्चियन हूं और मेरा जो फेथ है वो मोनोथिस्टिक है, मतलब एक ही ईश्वर को मानता है, तो मैं मंदिर या गुरुद्वारे वाली जगह पे नहीं जाऊंगा। तो आर्मी ने उस ऑफिसर को डिसमिस कर दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट में वो गया था ऑफिसर आर्मी के डिसमिसल के अगेंस्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कि आर्मी ने बिल्कुल ठीक आपको डिसमिस किया है, आप डिजर्व नहीं करते एज ए ऑफिसर आर्मी में। तो वो आर्टिकल भी हम डिस्कस करेंगे, ये भी अच्छा आर्टिकल है। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, सी राजा मोहन का इंडियन एक्सप्रेस से यूक्रेन पीस प्लान से संबंधित है। आपने सिलेबस में जीएस पेपर 2 आईआर से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। शुरुआत में देखो सी राजा मोहन ये बोलते हैं कि ना कोल्ड वार के समय यूएसएसआर और यूएसए के बीच में दुश्मनी थी, ये तो सबको पता है। लेकिन यूएसएसआर के 15 टुकड़े हो गए 1990 में और सबसे बड़ा टुकड़ा था रशिया। अब रशिया के ना शुरुआत में 1990 के बाद रशिया के शुरुआत में यूएसए के साथ में रिलेशन ठीक ठाक थे। लेकिन देखो 2000 के बाद ना रशिया ने अपने आप को फिर से रीअसर्ट करना स्टार्ट किया यूएसए के अगेंस्ट। तो पिछले 20 सालों में ना यूएसए और रशिया के रिलेशंस काफी खराब हैं। लोग मानते थे ये दुश्मनी कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन देखो डोनाल्ड ट्रंप ने ना सबको हैरान कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप रशिया और यूएसए के बीच की जो दुश्मनी है ना उसको दोस्ती में बदलना चाहते हैं। और सी राजा मोहन बोलते हैं ये देखो ट्रंप का ना काफी हिम्मत वाला काम है, काफी करेजियस काम है। अब यहां पे देखो एक माइंडसेट है कोल्ड वार वाला कि जैसे यूएसएसआर और यूएसए हमेशा कोल्ड वार में रहे, दोनों के बीच में ठंडी दुश्मनी चलती रही। उसी प्रकार से रशिया और यूएसए भी कभी दोस्त नहीं हो सकते, इनके बीच में भी ठंडी दुश्मनी जो है वो चलती रहेगी। तो ये कोल्ड वार वाला माइंडसेट है। और इवन देखो जो यूएस की इस्टेब्लिशमेंट है, यूएस की इस्टेब्लिशमेंट मतलब यूएस के ब्यूरोक्रेट्स, वो सब भी ना रशिया के खिलाफ ही हैं, उन सब की सोच रशिया के अगेंस्ट ही है। लेकिन देखो ट्रंप का जो व्यू है वो पुतिन के साथ में डील करना चाहते हैं, ये है ट्रंप का व्यू। अब ना ट्रंप ने 28 पॉइंट्स का एक पीस फॉर्मूला सजेस्ट किया है यूक्रेन के लिए। ट्रंप ने हवा में बात नहीं की, ट्रंप ने ये डिटेल्ड प्लान रखा है यूक्रेन में पीस लाने के लिए। इसे 28 पॉइंट पीस फॉर्मूला कहा जा रहा है और इसमें ना कई बहुत बड़ी बातें हैं, जैसे यूक्रेन में पीस कैसे आएगी, वार कैसे खत्म होगा। सबसे पहला पॉइंट टेरिटरी, मतलब यूक्रेन को ना कुछ हिस्सा रशिया को देना पड़ेगा। 28 पॉइंट पीस फार्मूला जो ट्रंप ने दिया है ना उसके अकॉर्डिंग यूक्रेन को जमीन का कुछ हिस्सा रशिया को देना पड़ेगा। दूसरा, जिन इलाकों पे अभी रशिया ने कब्जा करके रखा है ना, जैसे क्रीमिया का इलाका है या फिर ईस्ट यूक्रेन का इलाका है, वो रशिया के पास ही रहेगा, वो रशिया के पास में रहेगा। नेक्स्ट है नो नाटो, मतलब यूक्रेन जो है वो नाटो का पार्ट नहीं बनेगा। फिर नेक्स्ट है डीमिलिटराइजेशन, यूक्रेन अपनी मिलिट्री को लिमिट करेगा। भाई हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल 1000 टैंक से ज्यादा यूक्रेन नहीं रख सकता,
2 लाख सैनिक से ज्यादा यूक्रेन नहीं रख सकता। इस प्रकार से यूक्रेन अपनी मिलिट्री को लिमिट कर देगा। नेक्स्ट इकोनॉमिक कैरेट है। इकोनॉमिक कैरेट, बदले में रशिया वापस वर्ल्ड इकोनॉमी में आएगा। रशिया जिसको G8 से निकाल दिया गया था, उसे फिर से G7 में बुलाया जाएगा और G7 फिर से बदल के हो जाएगा G8। जब रशिया ने क्रीमिया के ऊपर अटैक किया था ना, 2014 की बात है, उस समय फिर रशिया को लात मार के निकाल दिया गया था G8 से और एक मेंबर कम हो गया, ग्रुप हो गया था G7। अब फिर से बोला जा रहा है कि रशिया को फिर से वर्ल्ड इकोनॉमी में इंटीग्रेट कर लो और G7 में इंक्लूड करके फिर से ग्रुप का नाम हो जाए G8। अब देखो, ट्रंप ने ना यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को साफ बोल दिया है, अभी आप डिसाइड कर लो जो मैंने 28 पॉइंट का पीस फॉर्मूला दिया है, अदरवाइज यूएस से जो यूक्रेन को मिलिट्री मदद देता है ना, वो मदद देना हम बंद कर देंगे। तो अभी ट्रंप का जो फॉर्मूला है ना, इससे यूरोप डरा हुआ है और यूक्रेन भी काफी ज्यादा गुस्से में है। गुस्से में क्यों है? आप पॉइंट देखो ना, सारे पॉइंट ऐसे हैं कि जैसे रशिया के राष्ट्रपति पुतिन पे तो दिल आ गया है ट्रंप का, पता नहीं कितना प्यार हो गया पुतिन से ट्रंप को, कितनी बढ़िया डील बना के भेजी है उनको, और यूक्रेन के लिए इस डील में कुछ नहीं है। सोच के देखो, अभी जो पार्ट पे रशिया ने कब्जा कर रखा है वो सारा पार्ट तो रशिया के पास रहेगा ही, बल्कि यूक्रेन और ज्यादा एरिया देगा रशिया को। क्या यूक्रेन इस पे कभी मानेगा? कभी नहीं मानेगा। लेकिन दिक्कत ये है, ट्रंप जो है यूक्रेन के लिए कुछ खास सिंपैथी रखते नहीं है। लेकिन देखो ना, अब सवाल ये आता है कि आखिरकार ट्रंप रशिया पर इतने मेहरबान आखिरकार क्यों हैं? ये सारे पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए कि रशिया नाटो को नहीं ज्वाइन करेगा, डीमिलिटराइजेशन होगा, मतलब रशिया जो ये यूक्रेन की मिलिट्री है वो लिमिट होगी, G7 में रशिया वापस आएगा, ज़ेलेंस्की को अल्टीमेटम दे दिया गया है। हाँ, तो ये सारे पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए। अब बात ये आती है कि ट्रंप को पुतिन इतना ज्यादा पसंद क्यों है? राइटर बोलते हैं, देखो ऐसा कुछ नहीं है कि ट्रंप पुतिन को पसंद करते हैं, ये पूरा गेम है इसके पीछे ट्रंप की ना बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी है। स्ट्रेटेजी क्या है? देखो, आज रशिया ना किसके सबसे करीब है? चाइना के। रशिया आज के समय में देखो टेक्नोलॉजी के लिए, दूसरी चीजों के लिए ना बहुत ज्यादा निर्भर हो गया है चाइना के ऊपर। तो एक तरफ ये ड्रैगन और दूसरी तरफ रशिया एज ए बियर। तो ड्रैगन और बियर का ये जो अलायंस है ना, ये देखो यूएसए के अगेंस्ट है, अमेरिका के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए देखो, ऐसा नहीं है कि ट्रंप जो है पुतिन को पसंद करते हैं। बात यह है, ट्रंप कैसे भी करके रशिया और चाइना के बीच की जो दोस्ती है ना, वो तोड़ना चाहते हैं। इवन इतिहास में भी ऐसा ही हुआ था। आप याद कीजिए 1970s में हेनरी किसिंजर, यूएस के डिप्लोमेट, उन्होंने चाइना से दोस्ती की थी ताकि चाइना को यूएसएसआर से अलग किया जा सके। यूएसएसआर को अलग किया जा सके चाइना से, इसलिए हेनरी किसिंजर ने ना चाइना के साथ दोस्ती कर ली थी। अब 2025 में ना ट्रंप रिवर्स किसिंजर कर रहे हैं, मतलब वो रशिया से दोस्ती कर रहे हैं। क्यों? चाइना को आइसोलेट करने के लिए, चाइना को अकेला करने के लिए। तो ट्रंप ये चाहते हैं कि रशिया वेस्टर्न कैंप में वापस आए ताकि चाइना अकेला पड़ जाए। ये ट्रंप की रणनीति है। देखो, अब आते हैं हम सबसे मेन पॉइंट पर। इससे इंडिया को क्या फर्क पड़ता है? सी राजा मोहन बोलते हैं कि इंडिया के देखो बहुत स्टेक्स इन्वॉल्व हैं ट्रंप के प्लान में। मतलब अगर ये प्लान सफल हुआ तो इंडिया देखो खुश होगा। खुश क्यों होगा? सबसे पहली चीज देखो, आज के समय में इंडिया को ना G2 का डर है। G2 मतलब ग्रेट 2, मतलब यूएसए और चाइना की दोस्ती, दोनों का ग्रुप जो मिल के पूरी दुनिया को चलाए। अगर चाइना और यूएस मिल गए तो इंडिया देखो फंस जाएगा। तो इंडिया नहीं चाहता कि ये दोनों देश एक साथ आए। इंडिया चाहता है कि ट्रंप रशिया को अलग कर दें चाइना से। रीजन 2, क्यों इंडिया ट्रंप के इस प्लान को पसंद कर रहा है? E2 की होप। इंडिया को देखो E2 पसंद है। E2 कौन कौन? E2 मतलब रशिया और यूएसए दोनों का ग्रुप, मतलब दोनों के बीच में
अगर कोऑपरेशन होता है, दोनों दोस्त बनते हैं, तो ये इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा आसान होगा, कंफर्टेबल सिचुएशन होगी, क्योंकि फिर हम देखो दोनों से रिश्ते अच्छे रख सकते हैं, हमें कोई साइड चूज नहीं करनी पड़ेगी। अभी तो देखो रशिया से हम ऑयल मंगवाते हैं, ट्रंप सैंक्शन लगा देते हैं। अभी यूएस नहीं चाहता कि हम रशिया से ज़्यादा हथियार परचेज करें, लेकिन दोनों के बीच में दोस्ती हो गई तो इंडिया के लिए तो बढ़िया है। तीसरा रीजन, अभी देखो रशिया ना पूरी तरह चाइना की गोद में बैठा है, और ये इंडिया की सिक्योरिटी के लिए देखो काफी बुरी सिचुएशन है। अगर रशिया वेस्ट के करीब जाएगा ना तो चाइना से दूर होगा, ये इंडिया के लिए बेस्ट सिनेरियो है। और देखो यहां पे ना राइटर एक चीज बोलते हैं, एक तरफ देखो ट्रंप रशिया से दोस्ती करना चाहते हैं, दूसरी तरफ उन्होंने इंडिया पर टैरिफ लगाए हुए हैं। क्यों? क्योंकि हम रशिया से ऑयल खरीद कर रहे हैं, ऑयल परचेज कर रहे हैं। मतलब कितनी बड़ी कॉन्ट्राडिक्शन है। खुद ट्रंप रशिया से दोस्ती करना चाहते हैं और हमारे ऊपर सैंक्शंस लगाए हैं क्योंकि हम रशिया से तेल परचेज कर रहे हैं। तो कॉन्ट्राडिक्शन है या नहीं है? अब आते हैं लास्ट में कंक्लूजन पे। कंक्लूजन में देखो राइटर ये बोलते हैं, अगर ट्रंप रशिया को चाइना से तोड़ पाए तो देखो ये ना 21वीं शताब्दी का सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल शिफ्ट होगा, और इंडिया में बैठे डिप्लोमेट्स तो कम से कम यही चाहते हैं। तो ये राइटर की राय है। अब चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो इंडिया के ना संविधान से संबंधित है। इंडिया के संविधान को बने देखो 76 ईयर्स पूरे हो गए हैं, और आज का जो आर्टिकल है, आज का आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बियॉन्ड वेस्टर्न इमेजिनेशन। लोग देखो ये कहते हैं हमने ना वेस्ट से हमारा जो संविधान है वो कॉपी किया है, लेकिन आज के आर्टिकल में हम डीप एनालिसिस करेंगे और ये जानेंगे कि भारत ने अपना जो संविधान बनाया ना वो वेस्ट के कॉन्स्टिट्यूशंस का कॉपी पेस्ट नहीं था, बल्कि एक रेवोल्यूशनरी डॉक्यूमेंट था। तो अच्छा आर्टिकल है, आप जीएस पेपर 2 पॉलिटी से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। आपने शुरुआत में कंटेक्स्ट समझो। जब देखो हमारा संविधान बन रहा था ना, तब देखो वेस्ट में, वेस्ट मतलब यूएसए में, यूरोप में, उस समय वेस्ट में ना लिबरलिज्म का बोलबाला था। वेस्टर्न सोच उस समय यह थी कि स्टेट जो है वो सबसे बड़ा दुश्मन है। वैसे देखो स्टेट और सरकार अलग अलग होती हैं। स्टेट को चलाने के लिए हम 5 सालों के लिए सरकार सुनते हैं, लेकिन यहां पर समझने के लिए आप समझ सकते हो कि वेस्टर्न सोच ये थी कि स्टेट सबसे बड़ा दुश्मन है, यानी सरकार सबसे बड़ी दुश्मन है। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन का काम यह है कि स्टेट के हाथ बांधना। कॉन्स्टिट्यूशन का काम यह है ये इंश्योर करना कि स्टेट के पास में अनलिमिटेड पावर ना हो। समझ रहे हो? वेस्टर्न सोच ये थी कि इंडिविजुअल को ना स्टेट से बचाना। इसीलिए देखो वेस्टर्न कंट्रीज ने ना अपने कॉन्स्टिट्यूशंस इस प्रकार से बनाए। उनके कॉन्स्टिट्यूशंस में आप देखोगे कि इंडिविजुअल्स को बहुत सारे राइट दिए गए हैं स्टेट के अगेंस्ट, ताकि स्टेट अपनी पावर का मिसयूज ना करे इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट। लेकिन देखो हमारे देश में ना सिचुएशन अलग थी। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे ना, जैसे अंबेडकर, नेहरू, उन्होंने देखो ये देखा कि इंडिया में ऑपरेशन सिर्फ स्टेट नहीं करता, यानी सरकार नहीं करती। इंडिया में जो शोषण है बल्कि सोसाइटी करती है। जैसे आप एग्जांपल देख लो, कास्ट सिस्टम। कुछ सो कॉल्ड लोअर कास्ट के लोगों के साथ में भेदभाव कौन करता? समाज। खाप पंचायत। महिलाओं के ऊपर अत्याचार कौन करता? खाप पंचायत। अब देखो उस डिबेट में हम नहीं जाएंगे कि खाप पंचायत बहुत सारे अच्छे काम भी करती हैं, वो अलग इशू है। फिलहाल आप मतलब संविधान पे ही फोकस करते हैं, वो खाप पंचायत के इशू को कभी और लेंगे। फिर लैंडलॉर्ड्स मान लीजिए, वो भी टेनेंट्स के ऊपर में अत्याचार करते। तो ये सब लोग स्टेट का पार्ट नहीं है, लेकिन पावर इनके पास में थी। तो इंडिया की सिचुएशन वेस्टर्न कंट्रीज से अलग थी। इंडिया में जनता का शोषण सिर्फ स्टेट या फिर गवर्नमेंट नहीं करती। इंडिया में बहुत सारे ऐसे सेक्शंस थे जिनके द्वारा जनता का शोषण किया जाता था। अब देखो एक फेमस रिसर्चर थे ग्रैनविल ऑस्टिन। उन्होंने ना एक बुक लिखी, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नरस्टोन ऑफ ए नेशन।
इस बुक में ना वो ये कहते हैं कि इंडिया का जो संविधान है ना, इंडिया का संविधान बल्कि ना एक सोशल डॉक्यूमेंट है। सोशल डॉक्यूमेंट है, ये सिर्फ सरकार चलाने की किताब नहीं है, बल्कि इंडिया का जो संविधान है ना, वो समाज बदलने का भी हथियार है, सोसाइटी को चेंज करने का भी हथियार है। जैसे सबसे बड़ा एग्जांपल देखो, आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी खत्म करता है, तो समाज को बदल रहा है ये आर्टिकल 17, समझ रहे हो। फिर इसके बाद राइटर ये बोलते हैं, देखो वेस्ट में इक्वालिटी का मतलब क्या था। वेस्ट में इक्वालिटी का सिंपल मतलब देखो, इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब पुलिस सबके लिए बराबर। बट इंडिया में सिचुएशन अलग। इंडिया में सिचुएशन कैसे अलग? देखो अगर इंडिया में लॉ बराबर भी हो ना, तो आप बताओ क्या गांव का एक दलित सरपंच वो दूसरों के साथ में उस समय वेल शेयर कर सकता था दूसरी कास्ट के लोगों के साथ में? आंसर है नो। उस समय की बात कर रहे हैं जब संविधान बन रहा था। तो यहां पे इनइक्वालिटी सिर्फ लॉज में नहीं थी, यहां पर इनइक्वालिटी बल्कि सोशल स्ट्रक्चर्स में थी। समझ रहे हो कैसे इंडिया ने वेस्टर्न कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशंस को कॉपी पेस्ट नहीं किया। इंडिया में सिचुएशन अलग। पहले वाला पॉइंट हमने क्या डिस्कस किया? पहले वाला पॉइंट हमने ये डिस्कस किया कि वेस्टर्न कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशंस में तो ये माना गया कि इंडिविजुअल को खतरा सिर्फ स्टेट से है या फिर गवर्नमेंट से है, लेकिन इंडिया में हमारे संविधान निर्माताओं को समझ में आ गया इंडिविजुअल्स को खतरा सिर्फ स्टेट या फिर गवर्नमेंट से नहीं है। इंडिया में तो खतरा सोसाइटी से है, इंडिया में खतरा जमींदारों से था, बहुत सारे दूसरे सेक्शन से भी था। फिर दूसरा हमने इक्वालिटी का कंसेप्ट जाना कि वेस्टर्न कंट्रीज में इक्वालिटी का कंसेप्ट अलग, हमारे देश में अलग। फिर तभी तो आर्टिकल 15(2) ऐड किया गया था। आर्टिकल 15 क्या कहता है? आर्टिकल 15 तो देखो सबको पता है, ये कहता है कि स्टेट किसी के साथ में डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। लेकिन आर्टिकल 15 का जो सेकंड सेक्शन है ना, आर्टिकल 15(2), ये आप ध्यान से पढ़ो। आर्टिकल 15(2) ये कहता है कि कोई भी सिटीजन किसी दूसरे सिटीजन को दुकान में, पब्लिक रेस्टोरेंट्स में या फिर कुएं का पानी यूज करने से, टैंक यूज करने से, ये सब चीजें करने से रोक नहीं सकता कोई एक सिटीजन दूसरे सिटीजन को। अब यहां पे देखो, रोकने वाला स्टेट नहीं है बल्कि रोकने वाला प्राइवेट सिटीजन है। अब ये चीज देखो वेस्टर्न कॉन्स्टिट्यूशंस में नहीं थी। वेस्ट में कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ स्टेट और सिटीजन्स के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश करता है, लेकिन इंडिया में संविधान सिटीजन वर्सेस सिटीजन का कंसेप्ट भी लेके आता है। तो यह चीज वेस्टर्न कंट्रीज में मिसिंग थी। तभी तो बोला गया कि सोशल रेवोल्यूशन भी लेके आता है इंडिया का संविधान। अब आप आर्टिकल 17 सुनो। आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी। हमने देखो सीधा समाज की एक बुराई को ना इलीगल डिक्लेयर कर दिया आर्टिकल 17 के अंतर्गत। फिर आर्टिकल 23 देखो। आर्टिकल 23 ये फोर्स्ड लेबर पे रिस्ट्रिक्शन लगाता है। मतलब आर्टिकल 23 जो था वो देखो लैंडलॉर्डिज्म और बेगार सिस्टम पे अटैक था। अब ये जो प्रोविजंस हैं ये देखो स्टेट रिस्ट्रिक्शंस के बारे में नहीं है, ये भी सोशल रिफॉर्म के बारे में है कि कोई एक सिटीजन दूसरे सिटीजन से गुलाम बना के जबरन काम नहीं करवा सकता। तो ये भी एक सिटीजन और दूसरे सिटीजन के बीच में रिलेशन से संबंधित था है। मतलब ये आर्टिकल तो अभी भी है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो कैसे इंडिया का जो संविधान था वो वेस्टर्न कंट्रीज के संविधान से अलग। अब वेस्टर्न डेमोक्रेसीज का फोकस किस पे था? इंडिविजुअल पे। मतलब वेस्टर्न कंट्रीज के संविधान उठा के देखोगे ना, फोकस मिलेगा मैं, मेरा वोट, मेरी लिबर्टी, यानी इंडिविजुअल्स पे फोकस है वहां पे। लेकिन इंडिया में हम सिर्फ इंडिविजुअल्स नहीं हैं, इंडिया में हम फोकस करते हैं कम्युनिटीज पे। हम इंडिविजुअल्स जो हैं वो भी कम्युनिटीज का पार्ट हैं। अगर कम्युनिटी इनसिक्योर होगी तो इंडिविजुअल कभी फ्री नहीं हो पाएगा। समझ रहे हो? तो हमारे संविधान में ना ग्रुप राइट्स पे काफी फोकस किया गया है। जैसे माइनॉरिटीज राइट्स पे फोकस किया गया है हमारे देश में संविधान के आर्टिकल 29 और 30 में। हमारे संविधान में ग्रुप राइट्स पे भी फोकस किया गया है, कम्युनिटी राइट्स पे भी फोकस किया गया है, जैसे माइनॉरिटीज के लिए राइट्स, महिलाओं के लिए राइट्स। आप कंपैरिजन करो, यूएसए से कंपैरिजन करो। यूएसए में ना वहां पे 1964 में एक एक्ट आया था, सिविल राइट्स एक्ट,
तब जाके वहां ना डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ स्ट्रॉन्ग कानून बने। लेकिन इंडिया में ना हमने 1950 में ही एफर्मेटिव एक्शन यानी रिजर्वेशन को कॉन्स्टिट्यूशनलाइज कर दिया था, मतलब रिजर्वेशन को संविधान में जगह दे दी थी हमने 1950 में। तो मतलब हम यूएसए से भी पूरा एक दशक यानी 10 साल आगे थे। अगर कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में ना बहुत डिबेट्स हुई थी, बहुत बहस हुई। शुरू में रिलीजियस माइनॉरिटीज के लिए भी लेजिस्लेटिव कोटा यानी रिजर्वेशन की बात हुई थी, लेकिन 1949 में इसे हटा दिया गया। 1949 में इसे हटा दिया गया कि रिलीजियस माइनॉरिटीज फॉर एग्जांपल मुस्लिम्स के लिए आरक्षण का प्रोविजन हम नहीं करेंगे। अंबेडकर ने यह इंश्योर किया कि स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट हो। स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज मतलब एससी और एसटी के अगेंस्ट जो डिस्क्रिमिनेशन होता है ना, उसके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट हो, यह अंबेडकर ने इंश्योर किया। इसके बाद आप सेकुलरिज्म का कंसेप्ट देख लीजिए, मतलब नेक्स्ट क्या डिफरेंस था वेस्ट के कॉन्स्टिट्यूशंस में और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में। देखो वेस्ट का सेकुलरिज्म का मॉडल, वेस्ट मतलब फ्रांस और यूएसए का सेकुलरिज्म का मॉडल कहता है टोटल सेपरेशन, मतलब चर्च और स्टेट के बीच में कोई लिंक नहीं, दोनों के बीच में वॉल ऑफ सेपरेशन, दोनों एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करेंगे। लेकिन इंडिया ने अपनाया प्रिंसिपल डिस्टेंस का फॉर्मूला। राजीव भार्गव फेमस स्कॉलर हैं, वो कहते हैं भारत के संविधान में अपनाया हमने प्रिंसिपल डिस्टेंस का फॉर्मूला, मतलब स्टेट रिलीजन से दूर रहेगा, लेकिन देखो जरूरत पड़ने पर स्टेट रिलीजन के अंदर इंटरवेंशन करेगा। जैसे देखो सबरीमाला टेम्पल का इशू था, स्टेट ने इंटरफेयर किया ना, स्टेट ने इंटरवेंशन किया। उसी प्रकार से देखो हमारे देश में ना आवश्यकता पड़ने पर स्टेट जो है वो धर्म के अंदर इंटरवेंशन करता है आवश्यकता पड़ने पर, लेकिन वेस्टर्न कॉन्स्टिट्यूशंस में नहीं करता है स्टेट धर्म के अंदर इंटरवेंशन, वहां पे कंप्लीट सेपरेशन है। जैसे आपको एक और एग्जांपल देता हूं, एक तरफ तो देखो हमने ना माइनॉरिटीज को, जैसे मुस्लिम्स को, क्रिश्चियंस को और पारसीज को, उनको अलाउ किया कि आप अपने अपने फैमिली लॉज जो हैं वो रिटेन कर सकते हो। हालांकि अब मांग चल रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड की, लेकिन अभी भी इन कम्युनिटीज के जो अपने अपने पर्सनल लॉज है ना वो लागू हैं, ताकि इन कम्युनिटीज को ऐसा फील ना हो कि वो इंडिया में ना सेफ नहीं है, इसलिए हमने इनको ऐसा अलाउ किया। जबकि वेस्टर्न कंट्रीज में आप ये नहीं देखोगे कि मुस्लिम्स के लिए अलग से पर्सनल लॉज, क्रिश्चियंस के लिए अलग से, पारसीज के लिए अलग से, नहीं, वेस्टर्न कंट्रीज में सब सेम है, सबके लिए सेम लॉज हैं। लेकिन देखो दूसरी तरफ ना हमने सबको इक्वल भी ट्रीट किया है। जैसे स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है, रिलीजन के नाम पे कोई टैक्स नहीं लगाया जा सकता। आर्टिकल 28 कहता है सरकारी स्कूलों में रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दी जा सकती। तो ये सब प्रोविजन भी हमने किए हैं। तो यहां पे हम वेस्टर्न कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन से अलग हैं। फिर राइटर बोलते हैं एक क्वेश्चन, क्या हमारा जो संविधान है वो परफेक्ट है? नहीं। देखो कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो परफेक्ट नहीं होता। आर्टिकल में ऑथर्स ने ना इवन हमारे संविधान पे जो धब्बा लगे हैं समय समय पर उसको भी हाईलाइट किया है। जैसे सबसे पहले पावरफुल एग्जीक्यूटिव, हम देखो कॉलोनियल लॉज को ना हमने कैरी फॉरवर्ड किया। जैसे प्रिवेंटिव डिटेंशन है, मतलब प्रिवेंटिव तौर पे हम किसी को डिटेन कर सकते हैं। सिडिशन है, सिडिशन वैसे अभी जो भारतीय न्याय संहिता आई है उसमें सिडिशन नहीं है, लेकिन सिडिशन का दूसरा रूप है, समझ रहे हो? तो सरकार के पास में इन केसेस में ना बहुत ज्यादा डिस्क्रिशनरी पावर्स होती हैं, तो हमने एग्जीक्यूटिव को बहुत पावरफुल बनाया है। दूसरा, आप इमरजेंसी प्रोविजंस की बात कर लीजिए जिसमें हमारा संविधान परफेक्ट नहीं है। यह भी इवन संविधान का ना आप कह सकते हो कॉलोनियल हैंगओवर है। सरकार जब चाहे राइट्स सस्पेंड कर सकती है, इमरजेंसी लगा सकती है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती हैं, जैसे इंदिरा गांधी ने उस समय लगाया था, समझ रहे हो? तो यहां पे भी संविधान परफेक्ट नहीं है। फिर तीसरा है पार्शियल फ्रीडम्स। जैसे देखो संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं वो एब्सोल्यूट नहीं है,
उनमें एक्सेप्शंस भी दी गई हैं। तो एक्सेप्शंस के नाम पे सरकार बहुत बार फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करती है। तो लास्ट में राइटर बोलते हैं, देखो 75 साल बीत गए, तो मतलब 76वां साल था संविधान को बने। हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं, अगर आप उनको देखोगे ना, पाकिस्तान को, म्यांमार को, श्रीलंका को, यहां पर संविधान बनते हैं, टूट जाते हैं, बट इंडिया का जो संविधान है वो देखो आज भी खड़ा है। क्यों? क्योंकि सिर्फ ये देखो एक लीगल टेक्स्ट नहीं है, ये एक प्रकार से एस्पायरेशंस का नरेटिव है। हमारे संविधान ने ये साबित किया कि यूनिटी के लिए ना यूनिफॉर्मिटी की आवश्यकता नहीं है। मतलब देश को एकजुट करना है तो इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ सेम होना चाहिए, सेम लैंग्वेज होनी चाहिए, सब कुछ धर्म सेम होना चाहिए, नहीं। मतलब हमारे संविधान ने ना ये प्रूव कर दिया कि एक होने के लिए एक जैसा होना जरूरी नहीं है। हमारे संविधान ने ये माना कि इंडिया जैसे डीपली अनइक्वल सोसाइटी में ना इक्वालिटी का मतलब ये नहीं कि सबको सेम ट्रीटमेंट मिले। इंडिया जैसी डीपली अनइक्वल सोसाइटी में ना इक्वालिटी का मतलब ये है सेंसिटिव ट्रीटमेंट सबकी। कोई डिसेबल है तो उसकी सेंसिटिव ट्रीटमेंट, कोई मार्जिनलाइज सेक्शन से है तो उसकी सेंसिटिव ट्रीटमेंट। मतलब समझ रहे हो, काफी गहरी बात बोली है मैंने। कई बार ना बिगनर्स को एक लाइन दो बार सुननी पड़ती है। फिर से बोल देता हूं, हमारे संविधान ने यह प्रूव किया कि इंडिया जैसा देश जो डीपली अनइक्वल है, जहां पे इनइक्वालिटी काफी ज्यादा है, कभी धर्म के नाम पे, कभी जाति के नाम पे, कभी इनकम के नाम पे, तो इंडिया जैसे डीपली अनइक्वल सोसाइटी में ना इक्वालिटी का मतलब ये नहीं कि सबको बराबर ट्रीट करो। सबको बराबर ट्रीट करोगे तो नुकसान हो जाएगा गरीब लोगों का, ऐसे लोगों का जो कास्ट के नाम पे सताए हैं। तो इंडिया जैसे डीपली अनइक्वल स्टेट में इक्वालिटी का मतलब है सेंसिटिव ट्रीटमेंट। जो पिछड़े लोग हैं उनका सेंसिटिवली उनको ट्रीट करो। तो लास्ट में देखो यही कहते हैं राइटर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ना ये कहना बंद करो कि हमने वेस्टर्न कंट्री से उधार लिया है। इंडिया का जो संविधान है वो यूनिक है, और इंडिया का जो संविधान है वो देखो ना सिर्फ स्टेट टायरनी को टैकल करता है कि हाँ भाई स्टेट को निरंकुश होने से रोकता है, बल्कि सोसाइटल टिरनी को भी रोकता है कि सोसाइटी भी निरंकुश ना हो। तो यही इंडिया के संविधान की स्ट्रेंथ है। तो पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, हाल ही के ना सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट से संबंधित है। हाल ही में ना सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया। इशू ये था, क्या धर्म बड़ा है या फिर ड्यूटी? आप ना सिलेबस में जीएस पेपर 2 पॉलिटी और जीएस पेपर 1 सेकुलरिज्म से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हैं। पिछले आर्टिकल में भी सेकुलरिज्म का मेंशन आया था। तो ये तो पूरा जो आर्टिकल है एक जबरदस्त डायनामिक्स को इन्वेस्टिगेट करता है। सबसे पहले न्यूज समझो आप, न्यूज क्या है, कोर इशू क्या था। सुप्रीम कोर्ट ने ना हाल ही में लेफ्टिनेंट सैमुअल कमलेसन केस में ना एक डिसीजन लिया। कौन थे ये लेफ्टिनेंट कमलेसन? ये देखो एक ना क्रिश्चियन ऑफिसर थे, 2017 में इन्होंने ज्वाइन किया था। इन्होंने ना आर्मी के रिलीजियस परेड्स में हिस्सा लेने से ना मना कर दिया था। इन्होंने ये बोला, मेरा जो फेथ है ना, मतलब क्रिश्चियनिटी, वो मोनोथिस्टिक है, मतलब हम सिर्फ एक ईश्वर को मानते हैं, इसलिए मैं मंदिर या गुरुद्वारा में नहीं जा सकता। तो उन्होंने ये कहा कि मंदिर या गुरुद्वारे में जाना ये उनके रिलीजन के अगेंस्ट है। जबकि आर्मी में तो आपको पता है ऐसे रिलीजियस प्लेस होते हैं, उस रिलीजियस प्लेस के अंदर ही मंदिर है, अंदर ही गुरुद्वारा है, मतलब सभी धर्मों के जो धार्मिक इंस्टीट्यूशन है वो एक ही छत के नीचे ऐसे प्लेसेस होते हैं आर्मी में। अभी आगे हम उस पर आएंगे भी। लेकिन आर्मी ने ना ऐसा कहने पर लेफ्टिनेंट कमलेसन को ना डिसमिस कर दिया कि आप जाओ, आप आर्मी में ड्यूटी करने के काबिल नहीं हो। समझ रहे हो? तो इसके खिलाफ ना वो लेफ्टिनेंट कमलेसन जो था वो सुप्रीम कोर्ट चला गया, और सुप्रीम कोर्ट ने ना आर्मी के डिसीजन को बिल्कुल सही माना है। सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला है कि देखो आपकी पर्सनल पूजा अलग है, मान लिया, क्रिश्चियनिटी में पूजा अलग ढंग से होती है, मान लिया, लेकिन देखो आर्मी में भी ना एक कोहेशन है सभी सोल्जर्स के बीच में, मतलब एक जुड़ाव है। और वो जो धार्मिक प्लेसेस होते हैं ना आर्मी के, वो इस जुड़ाव को और स्ट्रॉन्ग करते हैं। अगर आप यूनिट के फंक्शन में नहीं जाएंगे तो लीडरशिप फेल हो जाएगी। मान लो आपकी यूनिट में ज्यादा मुस्लिम्स हैं या फिर ज्यादा हिंदू हैं,
अब युद्ध से पहले सभी जो हिंदू सोल्जर्स हैं वो कोई फंक्शन आयोजित कर रहे हैं, लेकिन जो ऑफिसर है वो जाएगा ही नहीं उस फंक्शन में, तो फिर सोल्जर्स तो डिमोटिवेट हो जाएंगे, वो ऑफिसर का कहना ही नहीं मानेंगे युद्ध में। समझ रहे हो? तो जो आर्मी ने डिसमिसल किया ना, वो देखो किसी धर्म के अगेंस्ट नहीं था, ये इंस्टीट्यूशनल ड्यूटी को बचाने के लिए था। अब यहां पे देखो ये समझना अपने को जरूरी है कि जो आर्मी की जॉब है ना, वो आर्मी की जॉब कोई कॉर्पोरेट जॉब नहीं है। वहां पे देखो कोई वर्क लाइफ बैलेंस नहीं होता, वहां पे लाइफ डेथ चलता है। वहां ट्रस्ट ही सब कुछ है। ट्रस्ट एक सोल्जर का दूसरे सोल्जर के बीच में, एक सोल्जर का अपने ऑफिसर के ऊपर और एक ऑफिसर का अपने सोल्जर्स के ऊपर, ये ट्रस्ट, ये विश्वास सब कुछ है। अब देखो थोड़ा हम ना बेसिक्स भी समझ लेते हैं। हमारे संविधान का आर्टिकल 25 ये सबको फ्रीडम ऑफ रिलीजन देता है, लेकिन देखो इसके अलावा हमारे संविधान का आर्टिकल 33 भी है। आर्टिकल 33 ना पार्लियामेंट को पावर देता है। आप इग्नोर कर देते हो जब आप लक्ष्मीकांत पढ़ते हो ना, आर्टिकल 33 को आप उतना ध्यान से नहीं पढ़ते, लेकिन आर्टिकल 33 ना पार्लियामेंट को पावर देता है, वो आर्म्ड फोर्सेस के फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। मतलब आर्म्ड फोर्सेस के फंडामेंटल राइट्स पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। ये ऐसा अधिकार दिया जाता है संविधान के द्वारा पार्लियामेंट को। क्यों? ताकि डिसिप्लिन बना रहे। सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला कि आर्टिकल 25 आपके पर्सनल फेथ को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस को प्रोटेक्ट नहीं करता है। अगर आपका प्रेफरेंस यूनिट के डिसिप्लिन को तोड़ना है तो वो हम अलाउ नहीं कर सकते। समझ गए? तो राइटर कहते हैं, राइटर खुद देखो आर्मी के ऑफिसर रह चुके हैं, सैयद अता हसनैन, वो कहते हैं यूनिफॉर्म में देखो पर्सनल जो बिलीफ है ना, मेरा क्या धर्म है, वो सेकेंडरी है। यूनिफॉर्म में ना इंस्टीट्यूशन की जो ड्यूटी है ना वो प्राइमरी है, कि एज ए ऑफिसर मेरी प्राइमरी ड्यूटी क्या है, वो सब कुछ है, बजाय इसके कि मेरा धर्म क्या है। थोड़ा सा ना अब हम फिलोसफिकल ढंग से भी जान लेते हैं। देखो इंडिया का सेकुलरिज्म वेस्टर्न सेकुलरिज्म से अलग है, जैसा हमने पिछले आर्टिकल में भी डिस्कस किया। फ्रांस में स्टेट जो है वो रिलीजन से कंप्लीटली सेपरेट रहता है, लेकिन इंडियन आर्मी का मॉडल है इंक्लूसिव सेकुलरिज्म, मतलब सबको साथ लेके चलना। आर्मी में हम मंदिर या मस्जिद अलग नहीं देखते, वहां पे ना सर्वधर्म स्थल होते हैं। जो मैंने आपको बोला ना, एक ही छत के नीचे सभी धर्मों के स्थल, तो वहां पे होते हैं सर्वधर्म स्थल, ऑल फेथ प्लेस, एक ही जगह पे। आप कंसेप्ट समझो। आर्मी में देखो जो ये सर्वधर्म स्थल होते हैं ना, अब ये प्लेसेस कन्वर्जन के लिए नहीं होते, ना ही किसी को जबरदस्ती हिंदू या मुस्लिम बनाने के लिए। ये तो रेजिमेंटल आइडेंटिटी के सिंबल्स हैं। मतलब ये मोराल बढ़ाने के सेंटर्स होते हैं। युद्ध से पहले मोराल बढ़ाना हो तो उसके लिए ये सेंटर काम करते हैं। सर्वधर्म स्थल, जितना ये सर्वधर्म स्थल पूजा के काम नहीं आते, बल्कि उससे ज्यादा ये सभी सोल्जर्स के बीच में आपस में भाईचारा को मजबूत करने का काम करते हैं कि हम सब एक हैं। समझे? ऑथर अपना एग्जाम्पल देते हैं। वो बोलते हैं देखो मैं खुद इस्लाम फॉलो करता हूं और मेरी जो एजुकेशन है वो रोमन कैथोलिक स्कूल में हुई, लेकिन उनके पिता जो कि एक आर्मी ऑफिसर थे, उनके पिता मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च सब जगह कंफर्टेबल थे। राइटर कहते हैं मैंने ना 40 साल सर्विस में बिताए। हर ऑपरेशन से पहले हम ना ट्रूप्स के बनाए छोटे मंदिर में रुकते थे। क्यों? क्योंकि देखो वो मंदिर सिर्फ ट्रूप्स के नहीं थे, वो हमारे थे। आप ना सोच के देखिए, एक ऑपरेशन के स्टार्ट होने से पहले ना आप मंदिर के बाहर खड़े हो गए। क्यों? क्योंकि आपका रिलीजन तो अलग है, आप इस्लाम को मानते हो, इसलिए आप मंदिर नहीं जाओगे, आप मंदिर के बाहर खड़े हो गए। तो आपने ना अपने सोल्जर के दिल में ना एक दीवार खड़ी कर दी। ऑफिसर का रोल जजमेंट पास करना नहीं है, ऑफिसर का रोल है सॉलिडेरिटी दिखाना, एकजुटता दिखाना। जब आप वहां खड़े होते हो ना, तो आप क्रिश्चियन या मुस्लिम नहीं होते, आप सिर्फ एक लीडर होते हो। तो वो जो लाइन इस्तेमाल करते हैं वो लाइन है प्रेजेंस इज लीडरशिप। फिर इसके बाद देखो कुछ एग्जांपल्स और हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट्स भी राइटर देते हैं। जैसे देखो 1965
वार का जिक्र किया जाता है। 1965 वार, ब्रिगेडियर डेसमोंड हाइडे, ये जो डेसमोंड थे ना, ब्रिगेडियर डेसमोंड, ये क्रिश्चियन ऑफिसर थे। इन्होंने ना 3 जाट रेजिमेंट को कमांड किया था उस समय 1965 के वार में। अब उस समय एक लड़ाई हुई थी, बैटल ऑफ दोगराई, बहुत भयानक लड़ाई थी। ब्रिगेडियर डेसमोंड ना अपने ट्रूप्स के साथ जय बलवान जय बलवान जय भगवान बोलते थे। वो भजन्स अपने ट्रूप से बेहतर गाते थे बल्कि, और रिजल्ट ये हुआ, उन्होंने देखो अपने ट्रूप्स को ना बहुत बहादुरी से गाइड किया और बाद में इसके लिए उन्हें महावीर चक्र मिला था। अपने ट्रूप्स से उनको बहुत ज़्यादा प्यार मिला था। ये हिस्टोरिकल एग्जाम्पल राइटर देते हैं। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल आरदेसिर तारापुर का एग्जाम्पल है, ये भी 1965 के वार का है। ये पारसी थे और ये पूना हॉर्स रेजिमेंट को कमांड करते थे, लेकिन इनकी पहचान रिलीजन से नहीं थी, इनकी पहचान थी इनकी बहादुरी से, इनकी ब्रेवरी से, और इनको भी परमवीर चक्र मिला था। ये आर्मर्ड कोप्स के लेजेंड थे और इनको परमवीर चक्र मिला था। इसके बाद राइटर बोलते हैं, मैं खुद गढ़वाल राइफल से था और इस रेजिमेंट को ना हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन सबने कमांड किया है। किसी ने ये नहीं बोला कि मैं आरती नहीं करूंगा। सबने ट्रूप्स के रिचुअल्स को एकोमोडेट किया और अपनाया, क्योंकि देखो ये जरूरी भी था एज लीडर। तो कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है ना, ये आर्मी तक सीमित नहीं है, ये पूरे देश के लिए एक लेसन है। राइटर कहते हैं इससे ना पब्लिक को काफी एजुकेशन मिलेगी। लोगों को यह समझना होगा कि सोल्जर मंदिर क्यों जाते हैं। वो धर्म के लिए नहीं जाते, वो अपने भाई के लिए जाते हैं, फेलो सोल्जर के लिए जाते हैं। लास्ट में राइटर बोलते हैं, शायद देखो आर्मी जो है वो अकेला ऐसा प्रोफेशन है जहां पे इंडिविजुअल जो है वो इंस्टीट्यूशन के लिए काम नहीं करता, बल्कि आर्मी में इंडिविजुअल खुद एक इंस्टीट्यूशन बन जाता है। वहां पे फेथ खत्म नहीं होता, बल्कि आर्मी में जाके फेथ जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है। आर्मी में जाके ईगो, आइडेंटिटी, प्रेफरेंस सब छोटे पड़ जाते हैं, सब ऑर्डिनेट हो जाते हैं, और मैटर करता है सिर्फ एक कलेक्टिव पर्पस। और कलेक्टिव पर्पस क्या? देश की सुरक्षा, ये कलेक्टिव पर्पस। और इसके सामने पर्सनल ईगो, आइडेंटिटी, प्रेफरेंस, ये सब चीजें मैटर नहीं करती। वो लास्ट लाइन के साथ में आर्टिकल खत्म करते हैं। वो कहते हैं कि जब आप यूनिफॉर्म पहनते हो ना, तो सवाल ये नहीं होता मेरा धर्म क्या है, सवाल ये बन जाता है मेरी ड्यूटी क्या है और मैं किसका लीडर हूं। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। ठीक ठाक आर्टिकल था, अच्छा आर्टिकल था। अब चलते हैं आगे। लास्ट में क्वेश्चन देख लीजिए जो आपको अटेम्प्ट करना है। हमने जो दूसरा आर्टिकल डिस्कस किया था ना कि इंडिया के संविधान को उधार लिया हुआ बैग कहा जाता है, तो उससे संबंधित क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है 250 वर्ड्स में, और 15 नंबर का ये क्वेश्चन है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।